दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो दोस्तों मैं आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहा हूँ, यूजीसी नेट के लिए भी ये रिलेवेंट है, इसके अलावा पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए रिलेवेंट है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगी। तो आप ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें और मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से ये सारा का सारा टेस्ट पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। तो बच्चों यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हम करा रहे हैं। तो यूजीसी नेट के कोर्स में आपको देखिए हम जो कोर्स है वो प्रोवाइड कराते हैं यूजीसी नेट का, और ये यूजीसी नेट का जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। ये 1 ईयर तक वैलिड है, यानी कि 2022 के में जो भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम होंगे उन सब में ये काम आने वाली है बच्चों। तो आप चाहें तो इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियो सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कोर्स उपलब्ध है। तो यहाँ पर मैं आपको बच्चों एक हिंदी की टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहा हूँ, इसके अलावा हम इंग्लिश की भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कराएंगे। तो सभी तरीके की चीज़ें हम बच्चों को सॉल्व करा रहे हैं। इसमें से 2 टेस्ट सीरीज हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं, तो मैं आपको ये तीसरी सॉल्व करा रहा हूँ। जितनी भी टेस्ट सीरीज हम सॉल्व कराएंगे उनका जो भी वीडियो सॉल्यूशन होगा वो भी आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये वाला टेस्ट हम अटैम्प्ट कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये तो बेसिक इसको नेक्स्ट कर लीजिए, इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा और अब हमारा टेस्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारा लिए कि जिन वस्तुओं पर आय का बहुत थोड़ा व्यय किया जाता है उन वस्तुओं की मांग की लोच होती है। देखिए जैसे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले हमने कारक पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो इसमें था एक व्यय। अगर आप मान लीजिए आप बहुत थोड़ा सा व्यय कर रहे हो, थोड़ा सा व्यय, अगर उस कीमत बढ़ जाती है तो आपका बजट नहीं गड़बड़ाएगा। यानी कि ऐसी वस्तु जिस पर आप बहुत कम व्यय कर रहे हो उसकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में बहुत थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि आप अपनी इनकम का बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हो। यानी कि ऐसी वस्तु की जो मांग है वो बेलोचदार कहलाएगी। तो इस स्थिति में जो आपका आंसर नंबर ए है बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी कि इसका आंसर जो है आप कह सकते हो एक तरीके से ये फिल कर सकते हो आप इसका आंसर ए। तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, बेलोचदार। ओके, ये कट कर देते पहले, बेलोचदार। ठीक है, तो ये सबमिट करके नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। मांग की आड़ी लोच का जो विचार है वो किसने दिया था बच्चों? मांग की आड़ी लोच, देखिए अगर हम बात करें आड़ी लोच की तो आड़ी लोच का जो विचार है वो मूड का है। तो यहां पे जो सबसे सही आंसर माना जाएगा वो मूड माना जाएगा। इसके अलावा यदि मांग की आड़ी लोच की संख्या ऋणात्मक है, यानी कि अगर मान लीजिए आपको मांग की आड़ी लोच में यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी में जो वैल्यू दी हुई है वो नेगेटिव में दी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर देखिए आपकी वैल्यू देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि EC जो है, EC अगर मोर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव हुआ, या EC जो है वो लेस देन 0 है, या EC जो है वो इक्वल टू 0 है, EC जो है वो प्लस इन्फिनिटी है, या EC जो है वो माइनस इन्फिनिटी है। तो इसका तो खैर हम नहीं बोलते। इसकी स्थिति में वस्तु पूरक होगी, प्रतिस्थापन होगी। इसका मतलब इस केस में जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और इस केस में जो वस्तु है वो पूरक होगी, क्योंकि एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाती है। तो इस स्थिति में जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। जब वस्तु असंबंधित होती है, असंबंधित वस्तुएं होती हैं, उस केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो 0 होती है। पॉजिटिव तब होती है जब पूर्ण पूरक, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। तो इस स्थिति की अगर हम बात करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पूर्ण पूरक। यानी कि इस स्थिति में आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो आंसर है पूरक वस्तुओं का पूरक वस्तुओं का वो आप फिल कर सकते हो। अगला है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है और 10% की कमी होने से उसकी मांग जो है वो 20% अधिक हो जाती है। यानी कि 20% डिवाइडेड बाय 10% का आंसर आ जाएगा 2।
तो इस स्थिति में जो मांग है वो अधिक लोचदार कहलाएगी, यानी कि कीमत में परिवर्तन होने पर आप कह सकते हो मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अधिक लोचदार जो है वो मांग कहलाएगी। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है लोचदार, अधिक लोचदार, जो कि मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अगला कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राय आवश्यकता की वस्तुओं और रस्मी आवश्यकताओं की वस्तुओं, यानी कि ऐसी वस्तु जिसका आपको यूज़ करना ही करना है, जो कन्वेंशनल है, ट्रेडिशन की वजह से आप यूज़ कर रहे हो, ऐसी वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, क्योंकि ऐसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी आप उसकी मांग में बहुत ज़्यादा कमी नहीं कर सकते हो। तो ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग अनिवार्य है या रस्मी वस्तुएं हैं, ट्रेडिशन में यूज़ की जाती हैं, परंपराओं की वजह से यूज़ की जाती हैं, उसकी मांग जो है वो बेलोचदार ही होगी। इसके अलावा मांग की लोच की इनमें से कौन सी सीमा है? तो बच्चों इसको तो हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मांग की लोच होती है वो 0 से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। यानी कि मांग की जो लोच है, खासतौर पे मांग की कीमत लोच, उसकी 5 कैटेगरी हमने बताई थी आपको। कीमत लोच की 5 कैटेगरी बताई थी, जिसमें से एक होती है मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, 0 और इन्फिनिटी। तो इस तरीके से इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। ऑप्शन नंबर 2 मैं चुनता हूं बच्चों और इसको सबमिट कर देते हैं। अगला कह रहा है कि एक समान ढाल वाले मांग वक्रों पर जो कीमत पर मांग, देखिए एक समान ढाल का मतलब क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए 2 मांग वक्र हैं, 2 मांग वक्र हैं जिनका ढाल एक समान है, तो इसमें से जो मांग वक्र मूल बिंदु के पास होगा वो अधिक लोचदार होगा, अधिक लोचदार होगा, और जो दूर होगा वो कम लोचदार होगा। यानी कि इस स्थिति में कह रहा है कि एक समान ढाल वाले मांग वक्र पर दी गई कीमत पर मांग सदैव एक समान होती है, नहीं भिन्न भिन्न हो सकती है। ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब अगर मांग वक्र एक दूसरे के समानांतर हैं या समान हैं या लेकिन उनका ढाल समान है तो भी जो उनकी मांग है वो भिन्न भिन्न होगी। यानी कि इसका मतलब आपका ये आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच कैसी होती है बच्चों? धनी व्यक्ति के लिए मांग की जो लोच होती है वो होती है बेलोचदार, क्योंकि कीमत बढ़ने पर उसकी मांग पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। वो जितनी वस्तु खरीद रहा था उतनी ही वस्तुओं को खरीदना चालू रखता है, या थोड़ी बहुत कमी करता है तो करता होगा, लेकिन ज़्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ता है बच्चों। ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा 9वां क्वेश्चन हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। समाज में धन के असमान वितरण होने पर, असमान वितरण होने पर मांग की लोच कैसी होगी? असमान वितरण होने पर मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। यानी कि जितना मांग का वितरण असमान होगा, मांग जो है उतनी अधिक लोचदार होती है। तो जो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि आय प्रभाव और प्रतिष्ठा एक ही दिशा में कब काम करता है? तो बच्चों घटिया वस्तु की स्थिति में ये दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। इसके अलावा प्राय आवश्यकता की वस्तुएं जो होती हैं तथा पारंपरिक आवश्यकता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है? बच्चों ये तो अभी हमने ऑलरेडी कराया था, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो कम लोचदार होता है, अधिक लोचदार या बेलोचदार? तो ये बेलोचदार की श्रेणी में आएगा। मांग की आड़ी लोच, देखिए आड़ी लोच का जो प्रतिपादन है वो किया गया था रॉबर्ट टिफिन के द्वारा। तो ये हमारा आंसर है, रॉबर्ट टिफिन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था बच्चों, ठीक है जी। परस्पर विरोधी नहीं है, देखिए मांग और पूर्ति परस्पर विरोधी हैं, सीमांत आगम और औसत सीमांत आगम और सीमांत लागत परस्पर विरोधी हैं, बचत और विनियोग परस्पर विरोधी हैं, या सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन परस्पर विरोधी। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन लॉजिकली तो मुझे लग रहा है गलत है, क्योंकि कोई भी किसी का विरोधी नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें से अगर आपको चुनना हो तो सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन को आप चुन सकते हो, क्योंकि बाकी के सब के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। जैसे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्ट, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा देता हूँ कि इक्विलिब्रियम के लिए देखिए सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, तब इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, ये वाला बचत और निवेश में। इसके अलावा एमसी और एमआर होता है इक्वल, इसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं, लेकिन ये वाली कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको चुनना हो तो आप इसी को चुनिएगा, किसी और को चुनने की आपको आवश्यकता नहीं है। मूल आर्थिक क्रिया क्या है? मूल आर्थिक क्रिया इनमें से कौन कौन सी है? कृषि, उपभोग। तो उपभोग जो है वो मूल आर्थिक क्रिया है। इसके अलावा सारी की सारी हमारी
व्यापारिक क्रियाएं, लेकिन आर्थिक क्रिया में से उपभोग, उत्पादन और निवेश को माना जाता है। किस वस्तु के संबंध में मांग की लोच धनात्मक होती है? तो देखिए, मांग की लोच धनात्मक होती है, यानी कि मांग की लोच धनात्मक का मतलब है कि ये पहले ले लेते हैं। मांग की लोच धनात्मक का मतलब ये हुआ कि कीमत जो है वो बढ़े तो मांग बढ़ जाए, या कीमत समान रहने पर भी मांग बढ़ जाए। हालांकि इस स्थिति में पॉजिटिव ही आंसर आएगा, क्योंकि कीमत समान रहने पर हालांकि पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, लेकिन आंसर तो धनात्मक ही रहेगा। तो इस स्थिति में जो मांग में वृद्धि होती है, उस स्थिति में मांग की लोच धनात्मक होती है। बच्चों लॉजिकल तो यही सही माना जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा, चाहे वो पॉजिटिव इन्फिनिटी ही क्यों ना हो। यदि गाजर और एक अन्य वस्तु वाई आपस में स्थानापन्न वस्तुएं हैं, कैसी वस्तुएं बच्चों? स्थानापन्न मतलब प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, तो वाई वस्तु के मूल्य एवं गाजर की मांग के संबंध में एक वक्र बनाइए। देखिए, प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में जो मांग वक्र होता है वो धनात्मक ढाल का इस तरीके का होता है। तो ये हमारा मांग वक्र है जो कि प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में होता है। तो यहाँ पे हम कोई गाजर का कीमत रख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए गाजर की कीमत है, ठीक है, और सॉरी वाई वस्तु का मूल्य, ये वाई वस्तु मान लेते हैं या गाजर मान लेते हैं। तो इस स्थिति में जो मांग वक्र बना है आप देख सकते हो, ऊर्ध्वगति, अधोगति, ऊर्ध्वगति मतलब बढ़ता हुआ बना हुआ है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ये सही माना जाएगा। तो बच्चों देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। अभी तो हम बहुत सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे आप बच्चों के लिए बढ़ाएंगे भी। लेकिन आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन से आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ हम यूजीसी नेट की तैयारी करा रहे हैं, सिस्टमेटिकल तरीके से हमने कोर्स बनाया हुआ है। वो सारा का सारा कोर्स आपको हमारी ऐप में ही मिलेगा, तो आप उसके लिए भी हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब तो हम प्रिंटेड नोट्स भी आप बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि अलग से भी अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी ऐप में सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो ये सारे के सारा जो टेस्ट सीरीज़ है, देखिए आज हम जो टेस्ट सीरीज़ शुरू करा रहे हैं, अगली जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपको हमारी ऐप में ही मिलेगी। आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो सॉल्यूशन तो आप बाद में भी देख सकते हो, लेकिन टेस्ट प्रैक्टिस आप पहले कीजिएगा। व्युत्पन्न मांग जो होती है वो क्या होती है, जिसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो एक साधन की जो मांग है उसको व्युत्पन्न मांग कहते हैं। व्युत्पन्न मांग का मतलब होता है वो मांग जो दूसरों की मांग पर डिपेंड करती है। जैसे आप कह सकते हो कि एसी के मैकेनिक की मांग व्युत्पन्न मांग है, क्योंकि एसी की मांग है इसलिए एसी के मैकेनिक की मांग है। एसी का जो मैकेनिक है वो डायरेक्ट आपकी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं कर सकता है। इसके अलावा यदि मांग वक्र अति परिमल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो प्रत्येक बिंदु बाईं से दाहिनी की ओर क्या प्रदर्शित करता है? देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके का कर्व है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके प्रत्येक बिंदु पर जो ईडी है वो इक्वल टू 1 होती है। ये इसका बेसिक रूल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए 100 है, तो कीमत बदलने पे भी ये 100 ही रहेगा, हर जगह ये 100 ही रहेगा। तो इसका मतलब कुल व्यय जो है वो स्थिर कुल व्यय रहता है। ये हमारा आंसर है बच्चों इसका। तो इसका मतलब हमारा जो सबसे सही आंसर बैठेगा वो ये वाला बैठेगा, स्थिर कुल व्यय। इसके अलावा मांग की लोच इकाई है तो सीमांत आय क्या होगी? देखिए मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों, डायग्राम के थ्रू ही समझा देते हैं आप बच्चों को। ऑलरेडी हमने ये डायग्राम के थ्रू आंसर किया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी किए हुए हैं बच्चों। तो ये मान लीजिए हमारा है डिमांड कर्व। तो जिस केस में ये होता है ईडी इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर एमआर जो है वो इस तरीके का बन जाता है, इस तरीके का। इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्थिति में मांग की लोच इकाई हो, ये वाला, वहां पर एमआर 0 होगा। अगर ईडी मोर देन 1 है तो एमआर जो है वो मोर देन 0 होगा। अगर ईडी लेस देन 1 है तो एमआर जो है वो लेस देन 0 होगा। और अगर ईडी इक्वल टू 1 है तो एमआर जो है वो इक्वल टू 0 होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब 0 के बराबर होगा। ये इसका आंसर है बच्चों, सही आंसर 0 के बराबर का है। तो इस स्थिति में हम 0 के बराबर का चुन लेते हैं और ये हमारा आंसर हो गया अब बच्चों के लिए। इसके अलावा एक वस्तु का मांग वक्र का नीचे का क्षेत्र क्या मापता है? देखिए मैं आपको ये भी समझा देता हूं बच्चों अच्छी तरीके से। ये मान लीजिए हमारा एक मांग वक्र है। मुझे नहीं पता कि आपको ये बात कितनी पता है, लेकिन मांग वक्र को हम
MU वक्र भी कहते हैं, सीमांत उपयोगिता वक्र भी होता है ये। तो जो मांग वक्र के नीचे का जो एरिया, ये वाला एरिया, ये सारा का सारे एरिया किसको डिनोट कर रहा है? क्यों MU को जोड़ देंगे तो ये सिग्मा MU हो गया, यानी कि ये डिनोट कर रहा है कुल उपयोगिता को। तो आप याद रखिएगा कि जो सारा का सारा एरिया है वो आपकी कुल उपयोगिता को ही डिनोट कर रहा है। इसके अलावा यदि मांग वक्र प्रतिच्छेदन करते हैं, जब प्रतिच्छेदन बिंदु पर, देखिए दो मांग वक्र हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं, मैं आपको काट के दिखा देता हूं। एक मान लीजिए मांग वक्र ऐसे है जो कि हमारा है क्या बोलते हैं इसको, फ्लैटर, नहीं सॉरी, स्टीपर। और एक मांग वक्र और बना लेते हैं जो कि फ्लैटर है, यानी कि इस तरीके से है, ये तीव्र ढाल का है। तो इसकी जो लोच है वो ज़्यादा होगी और ये इसकी जो लोच है वो कम लोच होगी। ये आप याद रखिएगा कि जो तीव्र ढाल का है यानी कि वे समान रूप से लोचदार होंगे, बिल्कुल गलत बात है। अपेक्षाकृत खड़ा वक्र अधिक लोचदार होगा, ये गलत है। अपेक्षाकृत सपाट वक्र अधिक लोचदार होगा, ये ज़्यादा सही है बच्चों। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला जो वक्र है वो आपका सबसे सही आंसर माना जाएगा। इसके अलावा गॉसन का पहला नियम क्या है? देखिए गॉसन के 3 नियम हैं, मैं आपको बता देता हूं गॉसन के 3 नियम कौन कौन से हैं। तो पहला नियम तो है, फर्स्ट नियम है गॉसन का, उसको बोलते हैं हास्यमान प्रतिफल नियम, सॉरी हास्यमान सीमांत उपयोगिता नियम, जिसमें वो बताते हैं कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु का उपभोग करते हो वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घट जाती है। दूसरा जो गॉसन का नियम है वो उसको कहते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम। और गॉसन का जो तीसरा नियम है वो बताता है किसी वस्तु का जो आर्थिक मूल्य का जो कारण है वो सीमितता है। तो ये 3 नियम हैं, मतलब पहले नियम तो आपने, पहला दूसरा नियम तो आपने पढ़ाई है, तीसरा नियम मैं आपको बस शॉर्ट में बता देता हूं कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो सीमितता की वजह से होता है। अगर वो वस्तु सीमित ना हो तो उसका मूल्य भी नहीं होगा। यानी कि अगर मान लीजिए धूप है, आपको धूप जो है वो असीमित मात्रा में उपलब्ध है तो आप उसके लिए कोई प्राइस नहीं दोगे। प्राइस आप तब देते हो जब उसका प्राइस जो उसकी सीमित वस्तु सीमित होती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, चाहे वो मिट्टी की क्यों ना हो। अगर मिट्टी की उपलब्धता सीमित है तो उसका प्राइस क्रिएट हो जाएगा। यानी कि प्राइस तभी होता है किसी चीज़ का जब वो वस्तु जो है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हो। इसका मतलब इसको हम यहाँ पे जो चुनने की बारी आएगी गॉसन का प्रथम नियम, तो उपयोगिता हास्य नियम आप ही चुनिएगा और कोई आप नहीं चुनिए। इसके अलावा जब दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच शून्य है तो वस्तु कैसी होगी? यानी कि इस स्थिति में वस्तु कैसी होगी? स्वतंत्र वस्तुएं होंगी जिसमें किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होगा बच्चों। तो इस तरीके से आपके 23 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया भी होगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही और यहाँ पे हम इसको सबमिट भी कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन होता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारी ऐप है, ये वाला मैं आपको सिस्टमेटिकल तरीके से बता देता हूँ। तो ये कोर्स है हमारा, पूरा का पूरा कंटेंट इसमें है यूजीसी नेट का। तो इसको दिस वन, तो इसको अगर आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हो बच्चों। इसमें आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही कंटेंट मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम में हमारा ऑलरेडी कोर्स तैयार है और हिंदी मीडियम में भी हम ऑलमोस्ट तैयार कराने वाले हैं। तो आपके एग्जाम से पहले आपको सब कुछ तैयार होकर मिलेगा, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन पेपर, वीडियो कोर्स। तो 2022 के लिए हम आपको कंप्लीट यूजीसी नेट का कोर्स पूरा करा रहे हैं बच्चों और अच्छी तरीके से तैयारी आपकी होगी, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूं। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी संडे के दिन हम आपको लाइव क्लास के माध्यम से सारी की सारी जो भी क्वेरीज हैं वो दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।